7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जासूसी कांड पर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो संसद में नारेबाजी हो रही है। सड़क पर तख्तियों पर तेवर के तरन्नुम है तो संसद के भीतर तिलमिलाहटों के तार। कहीं क्रोध से कंठ कांप रहे हैं तो कहीं गुस्सा मर्यादाओं को उधेड़ रहा है। आज फिर सदन में शर्मनाक तस्वीरें सामने आई जब जासूसी कांड पर अपना स्टेटमेंट पढ़ने के लिए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव उठे, तभी टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनका पर्चा फाड़ दिया और हवा में लहरा दिया। पूरे हल्ले हंगामे में हर आदमी का कहना यही वो चाह रहा है, हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि मेरी आवाज सुनो। খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। संचार मंत्री के हाथ से छीना हुआ स्टेटमेंट का पन्ना टुकड़े टुकड़े हुआ, हवा में उछला और बिखर गया संसद की सतह पर। नारेबाजी का शोर चारों ओर। पेगासस जासूसी कांड का साया आज भी सदन पर छाया रहा। कार्यवाही हंगामे के साथ ही शुरू हुई। सदन के गलियारों से लेकर सदन के भीतर तक टीएमसी के सांसदों ने जमकर शोर शराबा किया। नारेबाजी जारी ही थी और इसी नारेबाजी के बीच संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जासूसी कांड पर अपना स्टेटमेंट पढ़ने के लिए उठे, लेकिन टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से पर्चा छीना, पर्चा फाड़ा और हवा में उड़ा दिया। टीएमसी की नाराजगी इस बात से है कि प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी के फोन टैप किए गए। ममता बनर्जी इसे मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही हैं। वो लगातार कह रही हैं कि बीजेपी के साथ खेला हो गए। किसका किसका फोन में ऐसा हुआ? हमारा फोन तो हुआ सर। अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ। पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে। এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। टीएमसी सांसदों के इस व्यवहार पर बीजेपी के सांसदों ने कड़ा रुख दिखाया। देश की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे शर्मनाक कहा। आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर है हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। इधर संसद में हंगामा बरपा था, उधर कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में जासूसी के मसले पर विरोध का बिगुल फूंक दिया था। कलकत्ता में राजभवन के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोच्चि में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। रांची में तख्तियां बैनर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ये कहते कुछ हैं, अब करते कुछ हैं। बीजेपी की खासियत यही है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग इसका, और मांग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, जांच एजेंसी तय करे, खुद मॉनिटर करे। लखनऊ में जासूसी कांड के विरोध में कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला तो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया।
सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने आवास से शांति मार्च के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें यहां पर अपनी हिरासत में ले लिया है। लगातार जासूसी मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज देश भर में शांति मार्च निकाल रही है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से प्रशासन ने यहां पर इंतजाम करते हुए पहले से ही पुलिस बल को अजय लल्लू के आवास पर लगा दिया था और यहां पर अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जासूसी कांड पर संसद ठप है। मॉनसून सत्र का एक और दिन यूं ही गुजर गया। सड़क पर भी जासूसी कांड पर हंगामा बरपा है। विपक्षी सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार का जवाब सुनने से पहले पर्चा फाड़ दिया जाता है। तो फिर सवाल ये है कि ये शोर शराबा कब खत्म होगा और कब सुचारू रूप से चल सकेगी संसद। हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। इस हल्ला और हंगामे के बीच सरकार का कहना है कि विपक्ष बेवजह शोर कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो यू टर्न लेते हुए कह दिया है कि एमनेस्टी ने कभी नहीं कहा कि हाल ही में जारी लिस्ट को एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से टारगेट किया गया था। ये बात आज मीनाक्षी लेखी ने कही थी। आपको मीनाक्षी लेखी का ये बयान सुनाएंगे, मगर उसके पहले आपको बता देते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी करके एक बार फिर बताया है कि उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया है। कंपनी ने कहा है कि वो अपने रिपोर्ट में किए गए सभी दावों के साथ हैं। एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से लिस्ट में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया था। मतलब सरकार के एकदम विपरीत। अब मीनाक्षी लेखी का बयान आप सुन लीजिए। ये फॉरबिडन स्टोरी के ऊपर ओनस है कि वो लिस्ट सही है, उसको वो प्रूव करें, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से एमनेस्टी के बयान से ये साबित होता है कि ये क्राफ्टेड लिस्ट है, ये झूठ मूठ की बनाई हुई लिस्ट है। तो झूठ मूठ की लिस्ट जिन लोगों ने बनाई है उसके आधार पर, जब आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, वो एमनेस्टी का बयान है, आपका आधार फॉरबिडन स्टोरी है, वही अपनी लिस्ट प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये फैब्रिकेशन और ये कॉन्कॉक्शन के लिए आप जिम्मेवार है। फोर्जरी का केस तो आप पे बनता है, और पेगासस की जो बनाने वाली कंपनी है वो एनएसओ आपके ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर सकती है। और इन सब के बीच संसद में किसानों के मुद्दे पर सरकार कह रही है कि मेरी आवाज सुनो। संसद के बाहर अपनी संसद लगाए बैठे किसान कह रहे हैं मेरी आवाज सुनो। किसानों के मुद्दे पर नाराजगी जताने वाले सांसद कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो। किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले भी कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो। तो कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। किसान कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों के तेवर वही हैं, मांगे वही हैं, बस जगह और अंदाज बदल गया है। जंतर मंतर से किसान कह रहे हैं मेरी आवाज सुनो। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा, और आज किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द करेंगे। जो संविधान विरोधी कानून पास किए गए हैं उनके विरुद्ध लड़ते रहेंगे। वो अंदर संसद चलेगी, बाहर संसद चलेगी। जो हमारे 3 बिल है जो सरकार को रद्द करना चाहिए। तो सत्ता पलटेगी, जनता इनको पलटाएगी। 26 जनवरी के बाद किसानों की दिल्ली में एंट्री हुई तो जंतर मंतर में किसान संसद सज गई। साहब आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुंच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुंचेगी। मांगे वही, किसान वही, तेवर वही, बस जगह बदल गई है। दिल्ली में एंट्री के साथ ही किसानों के प्रदर्शन का तरीका भी बदल गया है। कदम क्या? अगला कदम अभी हमारा वो चल रहा है, तो उसके बाद में अगला कदम की घोषणा करेंगे। अभी चल रहा है। अब संसद सत्र के साथ किसानों की भी संसद सजी है। किसान संसद के लिए बाकायदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। यहाँ किसानों से जुड़े मुद्दे पर रोज चर्चा होगी। अब किसान संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
इस वक्त हम लोग मौजूद है जंतर मंतर पर। किसान संसद चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं 200 किसान यहाँ पर पहुंचे हुए, इसके अलावा किसान नेता पहुंचे हुए हैं और ये किसान संसद चल रही है। आज ये पहला दिन है। इस किसान संसद को लगाने के लिए किसान नेताओं की दिल्ली पुलिस से पहले 2 राउंड बातचीत हुई थी। उसके बाद सारा मसौदा तय हुआ था, सारी बातचीत तय हुई थी कि किन परिस्थितियों में किस तरीके से संसद, जो किसानों की संसद लगेगी जंतर मंतर पर, वो सारी शर्तें तय हुई। उसके बाद फिर 200 किसान यहाँ पर पुलिस सुरक्षा में सिंघू बॉर्डर से पहुंचे और देखिए यहाँ पर संसद चल रही है। 9 अगस्त तक किसान यहीं अपनी संसद चलाएंगे। हालांकि शर्तों के मुताबिक किसानों को हर दिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की इजाजत मिली है, यानी शाम 5 बजे के बाद उन्हें वापस बॉर्डर पर लौट जाना होगा। हम तो सारे 800 एमपी को चिट्ठी दिया है कि हमारा वोट में जीता है, पार्लियामेंट में जाके ये कानून को खारिज करो। ये मोदी सरकार किसान के साथ गद्दारी कर रहा है, किसान का दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। हम किसान है, देश का दुश्मन थोड़ा ही है। 8 महीने बाद किसान आंदोलन को दिल्ली में एंट्री मिली। 200 किसानों का दल बाकायदा बस में सवार होकर जंतर मंतर की ओर कूच किया। जब तक इस देश का एक भी किसान जिंदा रहेगा तब तक ये किसान विरोधी कानून लागू नहीं हो सकते। तब पलटेगी ही, जनता इनको पलटेगी। हमारा मकसद है तीनों कानून वापस लेना और एमएसपी का कानून बनाना। आप देख रहे हैं कि आजाद भारत में किसानों को कैसे रोका जा रहा है। कोरोना की वजह से डीडीएमए ने जंतर मंतर पर सिर्फ 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी है। किसानों को आई कार्ड दिए गए हैं ताकि बाहर से कोई और दाखिल न हो सके। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर जब दिल्ली पुलिस ने चेकिंग की तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ये कह के हमें रोका कि वो अब बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। महिला पुलिस की टीम भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हर किसानों का आधार कार्ड जरूरी है। सबोटेज की जांच की जा रही है। किसान यहां से कहीं और नहीं जा सकते। 200 से ज्यादा किसान नहीं जुट सकते। अब ये देखना होगा कि 26 जनवरी के बाद से जो बातचीत का सिलसिला टूटा था सरकार और किसानों के बीच, क्या वो दूर होगा, क्या बातचीत फिर से शुरू होगी, क्या कोई हल निकलेगा, इस पे सभी की नजर रहेगी। 22 जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी। आखिरी बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े थे। सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को लंबित रखने का ऑफर दिया था, जबकि किसान चाहते थे कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। देश की जो पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी गई है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हकों की रक्षा के लिए वो काम नहीं कर रही, चाहे विरोधी धਿਰ हो चाहे देश की सरकार हो। इसलिए हम सांसद वहां से लेकर गांव-गांव तक लगाएंगे और जो संविधान विरोधी कानून पास किए गए हैं उनके विरुद्ध लड़ते रहेंगे। अब तक 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर बैठे किसान संसद से 2 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। 8 महीने बीत चुके हैं। अब किसान संसद और देश की संसद के बीच कानून को लेकर गतिरोध कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगी किसानों की नाराजगी, जोर आजमाइश जारी है। न सरकार कानून रद्द करने को तैयार है और न ही किसान पीछे हटने को। सुशांत मेहरा, हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। एक ओर किसानों ने अपनी संसद सजाई तो दूसरी ओर किसानों की आवाज संसद के अंदर भी गूंजी। ये आवाज हंगामे में तब्दील हो गई और एक बार फिर संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की बात दोहराई। ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है। किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द करेंगे। किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का ये ठीक नहीं है। किसान आंदोलन का शोर संसद में गूंजा तो हंगामे में तब्दील हो गई संसद। स्पीकर चुप कराते रहे, विपक्ष हंगामा करता रहा।
एक बार फिर कृषि मंत्री ने बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कही तो संसद के बाहर बैठे किसान कृषि कानून रद्द करने से कम में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। निकलता नजर नहीं आ रहा अभी। सरकार ज्यादा सख्त है, इतनी ताकत भी जनता को नहीं देनी चाहिए किसी को। बस 10-20 सीटों तक अप डाउन होता रहना चाहिए। तो सरकार तो है जिसने इसको वोट दी, ये पहले उसे ही डाली। इनको चाहिए सस्ता अनाज, इनको चाहिए आधे रेट में फसल, इनको तो ये चाहिए। इस तरह के कानून ये बना रहे। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा में भी कांग्रेस ने प्रश्नकाल रोककर किसानों पर चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों में प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया, जिससे हंगामा बड़ा हो गया। गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड। ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का, ये ठीक नहीं है। मैं फिर से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, काइंडली गो बैक टू योर सीट। जी का ये बयान है कि हम किसानों की कोई बात नहीं मानेंगे, मगर खुले मन से बातचीत करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो ऐसा राजहट, ऐसा अहंकार मैंने देखा नहीं। 8 महीने से देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है। 400 से ज्यादा शव इन धरनों से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के गांव के अंदर यहाँ से जान कुर्बान हो चुकी, शव लौट चुके हैं। उसके बावजूद सरकार के पूरे मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के मुख से एक सहानुभूति का लफ्ज नहीं निकला। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर जहां आज से किसान संसद शुरू हुई, तो किसानों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने आवाज बुलंद की। संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई तो सांसदों ने सदन के बाहर मोर्चा संभाला। गांधी जी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि किसानों की संसद पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ये सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। संसद के बाहर अकाली दल ने भी प्रदर्शन किया। वहीं कई गैर कांग्रेसी दलों ने भी किसानों की आवाज बुलंद की। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमारे खेतीहर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माई वे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है, शब्दों का, आक्रोश का। सरकार 2 अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो किसान जंतर मंतर पर आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के हक में और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अशोक सिंघल, कमलजीत संधू और आनंद पटेल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। वहीं आज विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से किसानों पर सवाल किया गया, जिस पर उनके बयान ने आग में घी का काम किया। क्या कहा मीनाक्षी लेखी ने, सुनिए। 15% के साथ मारपीट की गई है किसानों के द्वारा, मेरा ये सवाल है। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चले हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। और किसी भी न्यूज एजेंसी या मीडिया को रोकने का प्रयास करना तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र के खिलाफ है। और यही लोग हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, चाहे वो इस तरीके के चीजें हो
इकोसिस्टम खड़े करने की या बाकी लोगों के लाभ के लिए कोई और नए कानून लाने की बात है। 26 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। मीनाक्षी लेखी के बयान पर राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों को तो कह ले भाई, यहाँ पे सड़क पर बैठे हमारा घर नहीं दर नहीं, टेंट लगा के बांस के उसमें लग रहे, तो उनको तो हम मवाली दिखे हैं। बड़े लोग हैं वे, उन्हें हम छोटे लोग मवाली दिखते हैं। किसान झोंपड़ी में रह रहा है 8 महीने से, तो उनको मवाली दिखते हैं। राजस्थान में शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि इसके पीछे योग्यता से ज्यादा शिक्षा मंत्री के कद, पद और रुतबा काम आया है। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अच्छी खासी नौकरी वाली इसी नवाबी के लिए नौजवान मोटी मोटी किताबों को दिन रात एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आरोप है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान में प्रशासनिक सेवा का इम्तिहान कराने वाले आयोग में चयन कराना है तो रिश्तेदारी भी बहुत काम आती है। रिश्तेदारी जो अगर शिक्षा मंत्री से हो तो क्या कहने। मंगलवार को राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा 2018 का नतीजा आया तो पता चला कि राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू प्रतिभा पुनिया, बहू के भाई गौरव पुनिया और बहू की बहन प्रभा पुनिया का भी चयन हुआ। अब शिक्षा मंत्री के बहू और बहू के भाई बहन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाएं, इस पर किसी को क्या आपत्ति। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि इस चयन के पीछे रिश्तेदार हुए मंत्री जी तो डर काहे का वाली कहानी है। बीजेपी के आरोप के मुताबिक शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की बहू प्रतिभा को लिखित परीक्षा में 50% अंक मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में 80%। बहू प्रतिभा के भाई गौरव को लिखित परीक्षा में 47% नंबर मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इन्हें भी 80% नंबर मिला। शिक्षा मंत्री की बहू की बहन प्रभा प्रशासनिक सेवा के रिटन एग्जाम में करीब 46% नंबर पाती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये भी 80% नंबर पा जाती हैं। जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर भी इंटरव्यू में सिर्फ 77 नंबर पाती है, वहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार 80% नंबर हासिल करते हैं। चौथे नंबर के टॉपर को इंटरव्यू में सिर्फ 67 नंबर मिलते हैं, लेकिन मंत्री जी की बहू एंड फैमिली को 80 नंबर। इस तरह से राजस्थान के कुछ और मेहनतकश नौजवान जो आरएएस लगने चाहिए थे, उनके हकों में सीधा सीधा कुठाराघात किया गया है और ये पद का दुरुपयोग का मामला बनता है। किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटर्न टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। यह एक तरह से इतना गंभीर अनियमितता का नमूना पेश हुआ है कि आरपीएससी में भी इस प्रकार की अनियमितताएं होकर अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है और योग्य को अयोग्य बना दिया जाता है। अब मुद्दा ये कि इसकी जांच कैसे होगी। बीजेपी के आरोप सच्चे हैं या वाकई राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बेटे की ससुराल वाली नौजवान इतने योग्य हैं कि टॉपर से ज्यादा नंबर इंटरव्यू में पा जाते हैं। जांच इसलिए जरूरी है कि अगर सच नहीं पता चला तो मेहनत करने वाले हजारों युवाओं का इम्तिहान की पारदर्शिता पर भरोसा टूट जाएगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बढ़ती आबादी पर देश भर में गर्मागर्म बहस चल रही है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि आजादी से पहले साजिशन मुस्लिम आबादी बढ़ाई गई। भागवत का दावा है कि एक बड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए जानबूझकर मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने की साजिश रची गई। देखिए। क्या आजादी से पहले आबादी वाली साजिश रची गई? क्या अलग पाकिस्तान के लिए साजिश के तहत बढ़ाई गई आबादी? राम मंदिर और धारा 370 के बाद क्या अब आरएसएस के टारगेट पर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट पर देश भर में बहस चल रही है। अब इस राष्ट्रीय बहस में आरएसएस ने जोरदार एंट्री मारी है। मौका था गुवाहाटी में एक किताब के विमोचन का,
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सरसंघ चालक मोहन भागवत। किताब नागरिकता को लेकर एनआरसी और सीएए पर छिड़ी बहस पर थी, तो विमोचन के बहाने भागवत को जनसंख्या पर अपनी बात रखने का मौका मिल गया। भागवत ने एक नई थ्योरी दी। उनके मुताबिक तो भारत से बड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 में ही सुनियोजित तरीके से जनसंख्या बढ़ाने की साजिश रची गई थी। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेता तो अक्सर बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन शायद पहली बार आरएसएस के मुखिया की तरफ से इतना सीधा बयान सामने आया है कि मुसलमानों की आबादी साजिश के तहत बढ़ाई गई। भागवत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि साजिश रचने वाले तो कुछ हद तक कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें पूरी कामयाबी नहीं मिली। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। यही नहीं, मोहन भागवत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजीर देते हुए आगाह किया कि जिस देश में जिस समुदाय की आबादी ज्यादा है, वर्चस्व उसी का है, बाकी तो उनके रहमो करम पर हैं। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी, उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था। तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही, जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण। मोहन भागवत का बयान ऐसे मौके पर आया है जब कुछ ही दिन पहले 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-2030 का अनावरण किया है। ये जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। यूपी की नई जनसंख्या नीति पर बहस अभी चल ही रही है। इस बीच मोहन भागवत के इस बयान ने इस बहस को और भी गर्म कर दिया है। देखिए, मोहन भागवत साहब की तरफ से जो ये बयान दिया गया है वो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, इसलिए कि जिस शख्स को इसकी हकीकत जाननी हो वो सेंसस रिपोर्ट देख सकता है। और सेंसस में इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आज़ादी के बाद से मुसलसल जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनकी आबादियों में इजाफा हुआ है और मुसलमानों की आबादी में मुसलसल कमी आई है। इसलिए इस तरीके का झूठ फैलाना और लोगों में भ्रम का माहौल पैदा करना मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार शख्स के लिए मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने वो कहा है जो इतिहास का तथ्य है। जनसंख्या की आबादी पर 1947 में पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब चला गया, आधा बंगाल चला गया। यह विभाजन धर्म और जनसंख्या के आधार पर हुआ था, यह स्पष्ट है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर फिलहाल सियासत गर्म है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और तमाम सियासी दलों को उनका बयान रास नहीं आया है। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर देश भर में बहस चल रही है, उससे लगता है कि जनसंख्या की समस्या आगे चलकर चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। लखनऊ से संतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि 1930 में ही पाकिस्तान बनाने के लिए आबादी बढ़ाने की साजिश रची गई थी। ये वही साल था जब मुस्लिम लीग की बैठक में कवि और शायर मोहम्मद इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य की मांग उठाई थी। भागवत ने बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठ का जिक्र किया, साथ ही मुसलमानों को संदेश दिया कि उन्हें एनआरसी और सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या विस्फोट की साजिश और देश के बंटवारे पर मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा उसके मायने तो वही जाने, लेकिन ये सच है कि आजादी से बहुत पहले ही बंटवारे की भूमिका बनाई जा चुकी थी। जिस 1930 के साल का जिक्र मोहन भागवत ने किया वो भी अहम है, क्योंकि 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई थी। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में पहली बार जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। 1947 में धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे के करीब 7.5 दशक बाद भी भारत हो या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, तीनों देश जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ का असर यहाँ की आबादी पर हुआ है। ये वर्किंग पॉपुलेशन पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत में है जी। और ये एक्सपर्ट से कहते हैं कि 2030 और 2050 तक रहेगा। आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती रही। ये लगातार क्रम जारी रहा और जनगणना का यह जो तथ्य सामने आया है और उसके परिणाम हम देखते हैं तो एक सामाजिक असंतुलन जो हम केरल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं। आंकड़े गवाह है कि असम और पश्चिम बंगाल में लगातार घुसपैठ के चलते मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। असम में 2001 में मुस्लिमों की आबादी 30.02% थी, जो 2011 में 34.22% हो गई। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुसलमानों की आबादी 25.25% थी, जो 2011 में 27.01% पहुंच गई। केरल में 10 साल में मुस्लिम आबादी 24.70 से 26.56% हो गई। यही वजह है कि आरएसएस और बीजेपी सीए और एनआरसी का मुद्दा उठाती रही है। मोहन भागवत की नसीहत है कि एनआरसी और सीए से मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी उनकी इस राय को वाजिब मान रहे हैं। अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। जो मुसलमान नहीं है, अगर वो प्रताड़ित होते हैं, उनको अगर भारत के अंदर नागरिकता दी जाए तो मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है आसाम गुवाहाटी के अंदर, वो वही बयान है जो पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मगर विचारधारा के विमंश और देश को तोड़ देने वाले लोग उस बयान को न सुनने दे रहे हैं, न समझने दे रहे हैं। जनसंख्या भले ही देश के लिए एक समस्या हो, लेकिन सियासत की गलियों में ये मुद्दा है, वोट का जरिया है। यही वजह है कि मोहन भागवत के बयान पर भी सियासत शुरू हो गई है। निश्चित रूप से उन्होंने देश की चिंता को व्यक्त किया है, आजादी से लेके अभी तक की, और मुझे लग रहा है कि ये चिंता स्वाभाविक है कि जनसंख्या का पूरी सरकार ने भी, देश ने भी इस बात को माना है कि जनसंख्या हमारे लिए एक नाग सांप की तरह हमें डसने को तैयार है। चाहे मोहन भागवत हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये लोग कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद निकाल दीजिए, इनके पास बोलने की कोई युक्ति नहीं है। ये हमेशा खाली मुसलमान हिंदू करने की बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर देश भर में चल रही बहस के बीच एक बार फिर से एनआरसी और सीए का जिन्न भी बोतल से बाहर निकल रहा है।
ऐसे में सियासी हलचल तो होगी ही। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ती आबादी हमारे देश में समस्या से ज्यादा सियासत का मुद्दा बन जाती है। आरएसएस के साथ बीजेपी जनसंख्या का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस खामोश है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में अपने एक इंटरव्यू में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। 1975 में कांग्रेस राज में जबरन नसबंदी तक करवाई गई थी। हम दो हमारे दो का नारा कांग्रेस के राज में ही आया था, लेकिन अभी कांग्रेस खामोश है। The food shortage is due to people eating more to some extent, and people are they dress better somewhat. All these things are inevitable, and we want them to happen, eating more and dressing better and all that, but they come in the way. The population increases. अब से करीब 57 साल पहले ये एक प्रधानमंत्री की चिंता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे कि देश के विकास में बढ़ती आबादी एक रोड़ा है। उस वक्त देश की आबादी करीब 43 करोड़ 90 लाख थी। 10 साल में आबादी 56 करोड़ हो गई। 70 के दशक में बच्चे 2 या 3 ही अच्छे से नारा बदल गया। 1975 में नारा हो गया हम दो हमारे दो। उस वक्त कांग्रेस नेता संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण भी अहम था। एक कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है, वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का। तो हंसने से परिवार नियोजन नहीं होगा, इसमें काफी काम करना पड़ता है। और काम करने से पहले हर एक जितने यहां मौजूद हैं उन्हीं को ये फैसला करना चाहिए कि वो खुद ही परिवार नियोजन करेंगे। पहले इसका नारा था 2 या 3 बस, अब 2 पे ही बस कर दिया है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान तो जबरन नसबंदी का कार्यक्रम भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद जनसंख्या वृद्धि सियासी हो गई। कोई भी दल खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अलबत्ता 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या वृद्धि की समस्या उठाई थी। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर एक बार फिर बहस छिड़ी है। इससे पहले कि इस विषय पर कोई सार्थक समाधान निकलता, ये बहस हिंदू मुसलमान में उलझकर रह गई। आज तक ब्यूरो। अब जनसंख्या के मुद्दे पर आगे क्या होता है, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।